डेवलपर चैनल में। आज का टॉपिक रहेगा हमारा नॉन जेनरिक कलेक्शंस इन सी शार्प। इससे पहले हमने जेनरिक कलेक्शंस के बारे में ए टू जेड पढ़ लिया था। आज हम नॉन जेनरिक कलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले कोडिंग के साथ साथ पढ़ेंगे। एक आपको कलेक्शन दिखाऊंगा, उसके बाद उसका कोडिंग एग्जाम्पल देखेंगे लाइव, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं नॉन जेनरिक कलेक्शंस होता क्या है। नॉन जेनरिक कलेक्शन, एक मिनट हो जाइए, ओके। नॉन जेनरिक कलेक्शंस आर द ओरिजिनल कलेक्शन क्लासेस इंट्रोड्यूस इन .NET 1.0। मीन्स जब नॉन जेनरिक कलेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था तो वो एक ओरिजिनल कलेक्शन क्लासेस के रूप में इंट्रोड्यूस हुआ था। किसमें? .NET 1.0। दे स्टोर्ड इन द कलेक्शन डॉट सिस्टम नेम स्पेस। देखो, जेनरिक हमारा सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक में होता था, नेम स्पेस में स्टोर होता था। लेकिन जो हमारा नॉन जेनरिक है वो हमारा सिस्टम डॉट कलेक्शन नेम स्पेस में स्टोर होगा, ठीक है। दे कैन होल्ड एनी डाटा टाइप। मतलब नॉन जेनरिक के अंदर आप कोई सी भी डाटा टाइप को उसमें स्टोर कर सकते हैं एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो एज ए ऑब्जेक्ट हमारा स्टोर होगा डाटा। मीन्स आप उसमें स्ट्रिंग, एंट, बोल, कैर कुछ भी वैल्यू स्टोर करेंगे वो एज ए ऑब्जेक्ट डाटा स्टोर करेगा, जिसके अंदर आपको टाइप सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस को सेक्रीफाई करना पड़ेगा। मीन्स आपको टाइप सेफ्टी और परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिलेगी अगर आप नॉन जेनरिक यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इसका बेसिक रूल होता है, ओके। नाउ अब देखते हैं आगे। तो देखो, हम जब नॉन जेनरिक यूज़ करते हैं तो हमें सिस्टम डॉट यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन नेम स्पेस को ऊपर ऐड करना होता है, तब जाके हम लोग क्या कहते हैं कि नॉन जेनरिक यूज कर पाते हैं, ओके। नाउ नॉन जेनरिक कलेक्शंस आर कंसीडर्ड लेगेसी। Microsoft recommends using generic collections for all new code. Non-generic are covered here for understanding older code base and example. देखो, हम बेसिकली जब यूज़ करते हैं कलेक्शंस तो हम जेनरिक का यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ देयर टाइप सेफ्टी, परफॉर्मेंस, नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग। इन सब फीचर्स की वजह से हम लोग जेनरिक की तरफ जाते हैं बार बार। जैसे यहाँ पे नॉन जेनरिक के फीचर्स क्या होंगे? स्टोर एनी टाइप, मीन्स एनी टाइप वो स्टोर कर सकता है, कोई सा डाटा स्टोर कर सकता है। नो टाइप सेफ्टी है ही नहीं उसके अंदर। मीन्स अगर आप रॉन्ग टाइप आर एक्सेप्टेड एट कंपाइल टाइम, एरर अपीयर एट रन टाइम। जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट में अलग अलग टाइप के स्टोर किए, अब वहाँ पे टाइप सेफ्टी तो है नहीं जो आपको एरर बताएगा, तो आपके रन टाइम में जाके कुछ एरर आ सकता है उसके अंदर। रन टाइम एरर्स इसमें आते जाते हैं। बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग की जरूरत पड़ती है। आपने स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डाटा सेव किया, उसके बाद अगर आपको इंट या स्ट्रिंग इन सब में डाटा चाहिए तो आपको कन्वर्जन करना पड़ता है, अनबॉक्सिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है। और कंपाइल टाइम चेक तो होता नहीं है इसके अंदर, क्योंकि आपका टाइप सेफ्टी है नहीं जो कंपाइल टाइम में टाइप चेक करेगा, तो रन टाइम में चेक होता है और वहाँ पे जाके रन टाइम में चेक होकर कैच होता है वहाँ पे जो एरर आते हैं हमारे। लेगेसी .NET 1.0 जब स्टार्टिंग में आया था तो हमारा नॉन जेनरिक इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन अब के में हम जेनरिक का ज़्यादा यूज़ करते हैं। देखो, इंट्रोड्यूस बिफोर जेनरिक, जेनरिक के आने से पहले ही हमारा .NET 1.0 में नॉन जेनरिक इंट्रोड्यूस हो चुका था, जिससे हमारी बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी अभी प्रेजेंट है, पहले प्रेजेंट थी, ठीक है। रिक्वायर कास्टिंग, ये तो बताई दिया आपको, वैल्यू मस्ट बी एक्सप्लिसिटली कास्ट बैक टू देयर ओरिजिनल टाइप ऑन रिट्रीवल। अब देखो, जेनरिक टाइप के नॉन जेनरिक के टाइप्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करेंगे एरे लिस्ट। ये हमारा सबसे मेन टाइप है नॉन जेनरिक का, एरे लिस्ट। वहाँ पे हमारा लिस्ट था, जेनरिक में हमारा लिस्ट था, लेकिन यहाँ पे हमारा एरे लिस्ट है। मोस्ट कॉमनली यूज नॉन जेनरिक कलेक्शंस। इट वर्क्स लाइक डायनामिक एरे, कैन स्टोर एनी डाटा टाइप। इट ऑटोमेटिकली grows in size as element are added. Like you can add any type in it. It dynamically grows, update, delete. You can perform anything in it. Okay, डायनामिक साइज होगा, ग्रो ऑटोमेटिकली करेगा, स्टोर एनी डाटा टाइप, सपोर्ट इंटरसेशन, डिलीशन, रिसर्च, ठीक है। इंडेक्स बेस्ड एक्सेस लाइक एरेज, ठीक है। नाउ इसका कोड एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस यूज हुआ है, मीन्स ये नॉन जेनरिक के लिए बेसिकली अप्लाई हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एक क्लास क्रिएट हुई है, स्टैटिक वॉइड में एक एरे लिस्ट क्रिएट हुआ है, उसके अंदर डाटा ऐड हुआ है, फिर फॉर ईच लूप लगा के ऑब्जेक्ट से डाटा हमारा आइटम में प्रिंट हो गया है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? एरे लिस्ट। देखो, पहले देखो, डाटा यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में सेव हुआ था। ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हमने कंसोल तो कराया, लेकिन जब उसको हम लोग प्रिंट कराएंगे, अगर एक सिंगल को प्रिंट कराएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डाटा प्रिंट होगा, वो तो हमें पता है। लेकिन अगर हमें एक सिंगल डाटा गेट करना है तो हमें वहाँ पे अब अनबॉक्सिंग करनी पड़ेगी। लाइक यहाँ पे इंट नम इक्वल टू इंट, अगर जीरो वाला इंट है, मीन जो पहला डाटा वो इंट है, हमें वो पहला डाटा चाहिए, तो हमें उस एल डॉट इंडेक्स वाले को इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा नंबर रिटर्न होगा, ठीक है। मैं इसको एक बार आपको कोड एग्जांपल करके दिखाता हूँ, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एक काम करते हैं, एक एरे लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। एरे लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। एरे लिस्ट हमने क्रिएट कर लिया। अब बेसिकली एरे लिस्ट क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है? एरे लिस्ट क्रिएट करने के बाद हमें इसमें वैल्यूज ऐड करनी पड़ती है। तो बेसिकली यहाँ पे वैल्यू ऐड करते हैं, एल डॉट ऐड, इसके अंदर पहला आप 10 दे दो, एल डॉट ऐड, दूसरा आप स्ट्रिंग दे दो, एल डॉट ऐड, तीसरा आप
आप ट्रू दे दो, बोल दे दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारा हो गया एरे लिस्ट क्रिएट हो गया। और जब इसका डाटा गेट करना है तो वहाँ पे आप फॉर ईच लूप लगा के डाटा गेट कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली ऑब्जेक्ट obj इन al। ठीक है, नाउ यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन, इसमें आपने obj प्रिंट करा दिया। एक बार देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। अगर कोई एरर आएगा तो फिर दोबारा देखेंगे। देखिए हमारा जो डाटा है वो एज एन ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया हमारा सारा। ठीक है, लेकिन अगर आप एक एक करके डाटा रिटर्न कराना चाहते हैं, मीन्स एक एक करके डाटा शो कराना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको अनबॉक्सिंग करनी पड़ेगी। ये तो हो गया बिना अनबॉक्सिंग के एज ए ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ डाटा हमारा। लेकिन इसको बिना अनबॉक्सिंग करके रिटर्न कराना है तो आपको यहाँ पे कन्वर्जन करना पड़ेगा। इंट नम ले लीजिए, यहाँ पे आप न्यू इंट के अंदर हम इंट उसके अंदर आप al अंदर 0। ठीक है, ये पास करना होगा। ये पास करने के बाद आपको यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर आपको नम पास करना होगा। ठीक है, ये करने के बाद आपका जो आउटपुट है, सॉरी एक मिनट, तो एक मिनट गाइस, यहाँ मैंने गलत लिख दिया। ये मैंने वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का समझ लिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको नॉर्मली जो इसमें कन्वर्ट करना है उसको ब्रैकेट में करना है, यहाँ पे इंट में, क्योंकि हमारा जो L0 वाला है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, उसको इंट में कन्वर्ट किया, इंट लगा के उसके आगे, और नम में स्टोर करा लिया जो इंट है हमारा। तो नॉर्मली यहाँ से हमारा जो आउटपुट आएगा वो हमारा वैल्यू कन्वर्ट हो गई। एक मिनट काम करते हैं, इसको अलग शो कराने के लिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखना हमारा आउटपुट क्या आएगा। देखो पहले हमारा जो एरे था, यहाँ से हमने एरे लिस्ट क्रिएट किया। ठीक है, एरे लिस्ट से डाटा शो हो गया बेसिकली, उसको फॉर ईच लगा के हमने डाटा ऑब्जेक्ट करा दिया। उसके बाद हम एक पर्टिकुलर इंट एक डाटा गेट कर रहे हैं, उसको हमें गेट करने के लिए हमें अनबॉक्सिंग करनी पड़ेगी। अनबॉक्सिंग कैसे किया हमने, एक पहला उठाया एल इंडेक्स पे 0, जो पहला इंट है, इंट में कन्वर्ट किया उसे दोबारा ऑब्जेक्ट से इंट में, फिर नम में स्टोर करके प्रिंट करा दिया। ये हमारा अनबॉक्सिंग हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा एरे लिस्ट था। ठीक है, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा हैश टेबल। देखो हमारा जैसे जेनरिक में डिक्शनरी था, वैसे यहाँ पे हमारा हैश टेबल है। बस डिफरेंस क्या है, टाइप सेफ्टी। की वैल्यू पेयर बोथ, दोनों की वैल्यू पेयर यूज करते थे, दोनों फास्ट लुकअप के लिए यूज होते हैं। दोनों की वैल्यू पेयर में डाटा स्टोर करते हैं, यूनिक होता है, की हमारा मस्ट बी यूनिक होता है, दोनों के लिए सेम ही होता है। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, टाइप सेफ्टी। स्टोर डाटा एज ए की वैल्यू पेयर, की एंड वैल्यू आर बोथ स्टोर्ड एज ऑब्जेक्ट। इट इज नॉन जेनरिक प्रेडिसेसर्स एज ऑल डिक्शनरी। ठीक है, और यहाँ वहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं होता था, वहाँ पे यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट स्टोर होता है। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। नॉर्मली सेम एग्जांपल जैसे यहाँ पे भी वही है, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, एक मिनट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे एक बार रफली समझा देता हूँ आपको। जैसे हमने यहाँ पे हैश टेबल क्रिएट किया, हैश टेबल क्रिएट करने के बाद डाटा ऐड किया उसके अंदर। यहाँ पे जो आपने ये पास किया है, ये हमारा की है, ये हमारा की है। ठीक है, 1 2 3 हमारा की है। ये जो अगर आप एक ही इंट पास करें तो इंट ही होगा, और ये स्ट्रिंग पास करें तो इंट स्ट्रिंग ही होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नॉर्मल ऐसे ही होता है ये। अब जब इसको प्रिंट लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारा एरे हो गया। दोबारा उसको दोबारा चेंज करते हैं, इसको हैश टेबल करते हैं, हैश टेबल कर दिया। और नॉर्मली यहाँ पे मैंने 1, 2, 3, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, हैश टेबल क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे इसको हैश टेबल ऑब्जेक्ट रहने देते हैं, और जब इसको प्रिंट कराते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ये इंटरपोलेशन यूज कर लेता हूँ नॉर्मली। ठीक है, द की इज, यहाँ पे आप obj डॉट की लिख लीजिए, एंड वैल्यू इज इसके अंदर आप obj डॉट वैल्यू लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ से हमारा आउटपुट प्रिंट हो गया। एक बार इसको दोबारा बताते हैं, इसको कमेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या था, ये हैश टेबल था। रिटर्न तो होना चाहिए डाटा, एरर तो नहीं आना चाहिए। एक बार देखते हैं। यहाँ हैश टेबल क्रिएट किया हमने, हैश टेबल क्रिएट करने के बाद उसमें वैल्यू ऐड करी। वैल्यू ऐड करने के बाद हमने फॉर ईच लूप लगा के एरर देखिए, LLL बिफोर डिक्लेयर्ड इट इज यूज्ड, सॉरी क्या कह रहा है ये, 13 हैश टेबल न्यू, हैश टेबल कुड नॉट फाइंड। अच्छा एक मिनट, सॉरी गाइस, यहाँ पे जो टी होता है वो छोटा होता है, बाय मिस्टेक हो जाता है कई बार जब मैंने वो लिखा वैल्यू। अच्छा तो गाइज यहाँ पे एक और एरर है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली हैश ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख सकते। अगर आपको हैश टेबल को फॉर ईच लगा के डाटा गेट करना है, डाटा रिटर्न करना है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डिक्शनरी एंट्री। डिक्शनरी एंट्री बेसिकली क्या काम करता है, वो हैश टेबल जितने डाटा रिटर्न हुए हैं उनको एज ए आपने जो यहाँ पे एंट्री दी है, वैल या फिर टाइम कुछ भी दे सकते हैं, वहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर में डाटा रिटर्न करता है। ठीक है, डिक्शनरी एंट्री किया तो देखिए हमारा आउटपुट रिटर्न हो गया। बेसिकली ऐसे आउटपुट रिटर्न होता है। तो सेम एज अगर आपको सिंगल डाटा रिटर्न कराना है, वो भी ऐसी होगा, नॉर्मल एल का एल इंट में रिटर्न कराना है,
तो नॉर्मली इसको रिटर्न करके देखते हैं एक बार, आउटपुट आ जाना चाहिए। हेलो नेम स्ट्रिंग। तो वैसे यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे आपको जीरो रन होगा क्योंकि हमारे हमने यहाँ पे की वाले में शुरू किया है, डायरेक्टली यहाँ पे हमें की देना पड़ेगा तभी हमारा आउटपुट रिटर्न होगा। तो देखिए हमारा आउटपुट रिटर्न हो गया है। नॉर्मल पहले हैश टेबल क्रिएट किया हमने, डाटा ऐड किया और उस लेवल को लगा डिक्शनरी एंट्री एज ए एंट्री पॉइंट बना के की वैल्यू पे डाटा रिटर्न करा दिया हमने। उसके बाद एक डाटा गेट करने के लिए हमने यहाँ पे हमें अनबॉक्सिंग करनी पड़ी थी, ठीक है। ये हमारा नॉन जेनरिक का हैश टेबल का एग्जाम्पल हो गया। नाउ मूव करते हैं दूसरे पे, ठीक है। दूसरे पे देखते हैं स्टैक देखते हैं। देखो भाई स्टैक हमारा सेम ही है, बस इसमें भी लीफो एंट्री होती है, नॉन जेनरिक होता है। लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट में हम डाटा ऐड करते हैं। एलिमेंट आर पुश्ड ऑन द टॉप ऑफ द एंड पॉप फ्रॉम द टॉप, स्टोर ऑल एलिमेंट एज ऑब्जेक्ट। लीफो last element added is the first remove, push to add, pop to remove, peek to view, store element as object type, useful for undo operations, expression evolution। सेम वही पैटर्न यूज करेंगे, स्टैक क्रिएट करेंगे, न्यू स्टैक, फिर उसके अंदर st पुश करेंगे, डाटा पुश करेंगे। नॉर्मल हम इसमें डायरेक्टली डाटा को पॉप कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एज ए ऑब्जेक्ट डाटा रिटर्न करा सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। जैसे अगर आपको इसका करके बताऊँ तो बेसिकली तो यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा दोबारा। तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही रहने दीजिए और यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा क्या हुआ स्टैक, ठीक है, स्टैक स्टैक, ठीक है। स्टैक डाटा ऐड हो गया। अब स्टैक में क्या होता है, पुश होता है, PUSH, ठीक है, पुश। अब यहाँ पे जो एज ए की वैल्यू पेयर स्टोर होता नहीं है तो यहाँ डाटा यहाँ पे की वैल्यू हटा दो, कीज हटा कर देते हैं, बेसिकली हमारा रिटर्न हो जाएगा डाटा। इसको हाइड कर देते हैं, रिटर्न करके देखते हैं हमारा डाटा रिटर्न हो रहा है नहीं हो रहा है। तो देखिए हमारा स्टैक परफेक्टली काम कर रहा है। स्टैक में क्या हुआ, एक स्टैक क्रिएट किया, उसका डाटा पुश किया हमने, ठीक है। डाटा पुश करने के बाद एक बार इस यहाँ पे मैं पॉप चला के दिखाता हूँ आपको, कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे मैं आपको पॉप कराता हूँ क्या, AL का 1 ले लो, ठीक है। इसको सॉरी नॉर्मल पॉप कराते हैं, हटाओ इसे, ठीक है। पॉप कराऊंगा तो देखना क्या होगा, पॉप डजंट एग्जिस्ट। एक मिनट गाइस, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे आपको AL डॉट पॉप लगाना होगा कि जो L में स्टोर हुआ है ऑब्जेक्ट वो पॉप हो जाएगा। यहाँ पे पॉप हुआ तो दोबारा फॉर इच लूप लगा। पॉप बेसिकली क्या करता है, पॉप जो हमारा लास्ट में डाटा ऐड हुआ है उसको सबसे पहले रिटर्न कर देता है। देखिए यहाँ पे ट्रू पे लास्ट में ऐड हुआ था, ट्रू सबसे पहले रिटर्न हो गया। अगर मैं इसको दोबारा कमेंट करके दोबारा रन कराऊँ देखना ट्रू सबसे लास्ट में प्रिंट होगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा पॉप काम करता है। तो वैसे ही बेसिकली नाउ मूव करते हैं हमारे दूसरे पे, स्टैक हो गया। क्यू देखते हैं, क्यू बेसिकली हमारा सेम ही है, फीफो यूज करता है। यहाँ पे एलिमेंट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, एलिमेंट आर एडेड एट द रियर इन क्यू एंड रिमूव फ्रॉम द फ्रंट DQ। फीफो फर्स्ट इन एडेड इन द फर्स्ट एंड क्यू टू ऐड DQ टू रिमूव, पीक टू व्यू द फ्रंट, स्टोर एलिमेंट एज एन ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख जाएगा, क्यू में स्टोर हुआ डाटा, उसके बाद NQ 3 डाटा ऐड हुए हमारे। उसके बाद हमने कंसोल लाइक DQ, जो टास्क A है वो हमारा DQ डिलीट हो जाएगा। फिर पिक किया तो टास्क B हमारा जो नॉट रिमूव्ड है वो शो होगा। उसके बाद फॉर लूप लगा के हमने डाटा गेट कर लिया। इसका डायरेक्टली मैं आपको शो कराता हूँ आउटपुट, ठीक है। आउटपुट देखते हैं इसका डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार इसको लिखता हूँ और रन करके दिखाता हूँ आपको। देखिए हमारा टास्क A टास्क B C प्रिंट हो गया। मीन्स पहले DQ आया था, डिलीट हुआ हमारा, कौन सा डिलीट हुआ, टास्क A। उसके बाद हमारा पीक का मतलब जो उसका नेक्स्ट है वो हमारा प्रिंट होगा, हो गया। उसके बाद हमने जो BC बजा था वो हमारा प्रिंट हो गया, BC, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, क्यू के बाद करते हैं हम लोग क्यू के बाद हमारा सॉर्टेड लिस्ट। जैसे हमारा जेनरिक में भी सॉर्टेड लिस्ट था, जहाँ पे जो डाटा था वो डुप्लीकेट वैल्यू को क्या करता था, सोचो वहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज प्रिंट नहीं होती थी हमारी सॉर्टेड लिस्ट के अंदर। लेकिन यहाँ क्या है, की वैल्यू में स्टोर होता है ऑटोमेटिकली बाय की असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होता है। बोथ की एंड वैल्यू आर स्टोर्ड एट ऑब्जेक्ट, नॉन जेनरिक वर्जन ऑफ सॉर्टेड लिस्ट, ऑटो सॉर्टेड बाय द की इन असेंडिंग ऑर्डर, की वैल्यू पेयर, की मस्ट बी यूनिक, स्लोअर देन हैश टेबल फॉर लार्जर सेट। सेम वही पैटर्न है, की वैल्यू पेयर में डाटा स्टोर होगा, डिक्शनरी एंट्री यूज करेंगे हैश टेबल के जैसे, और आउटपुट हमारा रिटर्न हो जाएगा। नॉर्मली मैं आपको एक बार इसको रन करा के दिखाता हूँ, ठीक है। रन कराऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बेसिकली सेलेक्ट किया और रन कराया, है ना। हमारा आउटपुट क्या आएगा,
1A B2 2B 3C मीन्स ये ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो गया डाटा हमारा। जब सॉर्टेड लिस्ट यूज करेंगे तो डाटा हमें हमेशा सॉर्टेड लिस्ट के फॉर्म में आएगा। सॉर्टेड लिस्ट या फिर हैश टेबल ये दोनों यूज करेंगे तो वहाँ पे आपको डिक्शनरी एंट्री यूज करना पड़ेगा, बाकी के लिए आपको ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा। ये हमारा नॉन जेनेरिक फॉर्म में आता है, ठीक है। नाउ मूव करते हैं हमारा कौन सा बिट एरे, ये हमारा लास्ट होगा। ये बेसिकली हमारा जो स्पेशलाइज्ड नॉन जेनेरिक कलेक्शन है जो बूलियन वैल्यूज को स्टोर करता है। इट इज मोर एफिशिएंट बिकॉज ईच एलिमेंट यूजेस ओनली 1 बिट ऑफ स्टोरेज। देखो ये बेसिकली हमारा बूल वैल्यू को स्टोर करता है लेकिन उसके साथ सिर्फ एक ही बिट वाले स्टोरेज वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है। स्टोर्स ओनली ट्रू और फॉल्स वैल्यूज, वेरी मेमोरी एफिशिएंट, 1 बिट पर एलिमेंट, सपोर्ट बिट वाइज ऑपरेशंस, फिक्स साइज आफ्टर क्रिएशन के बाद इसका साइज फिक्स हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपने 5 किया, स्टार्टिंग में आपने 5 डाल दिया, 5 डाटा एलिमेंट हो गए। इंसर्शन करने के बाद आपने क्या किया, फॉर लूप लगा के रन करा दिया, तो इसका 5 का था 5 फिक्स हो गया। रन करने के बाद 5 इसका फिक्स हो गया, अब चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होता है बिट एरे कलेक्शन, नॉन जेनेरिक में आता है ये, ठीक है। इसका एग्जांपल आपको क्या शो कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। फिर हमारा क्विक रेफरेंस देखते हैं एक बार कैसे क्या काम करते हैं। देखो हमारा जो पहला एरे लिस्ट था, इंसर्शन किया, सिर्फ इसमें क्या था, एरे लिस्ट में ऐड होता था सिर्फ ऐड। हैश टेबल में की वैल्यू पेयर में था, देखो यहाँ पे भी की वैल्यू पेयर में कौन कौन से हैं, हैश टेबल और सॉर्टेड लिस्ट, ये हमारे की वैल्यू पेयर में है, ठीक है। और हमारे जेनेरिक में डिक्शनरी और सॉर्टेड लिस्ट, ये दोनों थे हमारे की वैल्यू पेयर में, ठीक है, याद रखना। जैसे यहाँ पे एरे लिस्ट में डुप्लीकेट अलाउ है, हैश टेबल में डुप्लीकेट अलाउ नहीं है, सॉर्टेड लिस्ट में डुप्लीकेट अलाउ नहीं है, वहाँ पे भी डुप्लीकेट अलाउ नहीं थे, डिक्शनरी में डुप्लीकेट अलाउ नहीं थे। यहाँ पे लीफो स्टैक में हो रहा है, फीफो क्यू में हो रहा है, बिट एरे में इंडेक्स बेस्ड हो रहा है। देखो एरे लिस्ट हमारा मिक्स टाइप डायनेमिक लिस्ट क्रिएट करता है, हैश टेबल फास्ट की लुकअप के लिए होता है, स्टैक हमारा अनडू एक्सप्रेशन पार्सिंग के लिए होता है, क्यू हमारा टास्क प्रिंट क्यूज के लिए होता है, और सॉर्टेड लिस्ट हमारा सॉर्टेड की वैल्यू पेयर के लिए होता है, बिट एरे बिट फ्लैग बूलियन मार्क्स के लिए होता है। अब एडवांटेज देख लेते हैं। कैन स्टोर एनी डाटा टाइप, ये तो आपका पता ही है। डिसएडवांटेज ये आपका बेसिकली एक एडवांटेज है लेकिन एज ए जेनरिक ये हमारा डिसएडवांटेज है, ठीक है। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, इसमें बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी भी आती है, मींस आपको जैसे आपने न्यू वर्जन्स लॉन्च किए, न्यू फ्रेमवर्क्स लॉन्च किए, तो जो पीछे वाले वर्जन्स हैं वो तो रहेंगे और जो आगे वाले हैं वो भी साथ में रहेंगे, दोनों एक साथ कंबाइन तो नहीं होंगे, कोलाइड नहीं होंगे, एक साथ रहेंगे, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ये इसका एडवांटेज है। इसके सिंटैक्स सिंपल होते हैं, बेसिकली नो टाइप पैरामीटर इसमें यूज नहीं होता है। यूजफुल व्हेन टाइप इज फुली अननोन एट कंपाइल टाइम, वर्क्स विद ओल्डर एपीआईज दैट रिटर्न ऑब्जेक्ट टाइप्स, सफिशिएंट फॉर स्मॉल सिंपल स्क्रिप्ट, ठीक है। डिसएडवांटेज देखते हैं। देखो डिसएडवांटेज में नो टाइप सेफ नहीं है, बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग बार बार करना पड़ता है, रिक्वायर एक्सप्लिसिट कास्टिंग, नो कंपाइल टाइम चेकअप, रन टाइम पे होता है, नॉट कंपैटिबल विद लिंक क्यू, ठीक है, एंड नॉट कंपैटिबल विद लिंक क्यू, ठीक है। डुप्लीकेटेड इन फेवर ऑफ सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक, कोडर इज हार्डर टू रीड एंड मेंटेन, ये हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। नाउ हम देखते हैं वाई हम नॉन जेनरिक का यूज़ क्यों करते हैं। देखो लेगेसी कोड बेस, जब हम ओल्ड वर्जन में थे, ओल्ड वर्जन में हमारे सबसे पहले यही आया था तो हमें यही यूज़ करना पड़ता था क्योंकि हमारा जेनरिक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो ये लेगेसी कोड बेस के फॉर्म में हमारा रिटर्न हुआ था .NET 1.0 के अंदर। कॉम इंटरऑप मीन्स COM सब विंडोज कॉम इंटरफेस रिटर्न एरे लिस्ट और हैश टेबल ऑब्जेक्ट। देखो ओल्ड वर्जन में हम कॉम इंटरऑप करते थे, मीन्स हमारे ओल्ड वर्जन में एरे लिस्ट और हैश टेबल के फॉर्म में डाटा रिटर्न होते थे, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डाटा रिटर्न होते थे UI में। रिफ्लेक्शन एंड डायनामिक टाइप, व्हेन द टाइप इज जनरली अननोन अंटिल द रन टाइम। एग्जाम एंड इंटरव्यू नॉलेज के लिए, फ्रेमवर्क इंटरनल्स को टाइपिंग, इन सब के यहाँ पे ये यूज़ होते हैं। क्यों इसीलिए यूज़ होते हैं। वेयर आर नॉन जेनरिक करेक्शन, देखो कहाँ बेसिकली ज़्यादा यूज़ होते हैं। देखो अभी मैंने बताया था आपको लेगेसी ओल्ड एंटरप्राइज सिस्टम्स बिफोर जेनरिक आने से पहले जो ओल्ड सिस्टम थे वो क्रिएट होते थे, ठीक है। उसके बाद एरे लिस्ट, पॉपुलर कॉम्बॉक्स, लिस्ट बॉक्स आइटम, हैश टेबल, पासिंग डाटा टू फॉर्म कॉम कंपोनेंट, रीडिंग ऐप कॉन्फिग की वैल्यू पेयर, फ्लैग मार्क्स, टीचिंग लीफो फीफो कॉन्सेप्ट, ये सब होते थे यहाँ पे। एक बार जेनरिक और नॉन जेनरिक के बीच में क्या कहते हैं कंपैरिजन देख लेते हैं। हमने कंपैरिजन जेनरिक में भी देखा था, यहाँ पे भी देख लेते हैं एक बार। देखो नॉन जेनरिक हमारा .NET 1.0 में इंट्रोड्यूस हुआ था और जेनरिक हमारा .NET 2.0 में इंट्रोड्यूस हुआ था। सबसे पहले हमारा नॉन जेनरिक इंट्रोड्यूस हुआ था जिसके अंदर टाइप सेफ्टी नहीं थी, एक्सप्लिसिट कास्टिंग होती थी और बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग होती थी, परफॉर्मेंस लोअर था इसका, कंपाइल टाइम चेक नहीं होता था, लिमिटेड मीन्स इसमें लिंक क्यू का बहुत ही कम होता ही नहीं था, समझ लो यूज, लेगेसी था, पहले हैश टेबल स्टैक इसके बाद थे। और जेनरिक क्या था, ये टाइप सेफ था, रिक्वायर्ड इसमें कास्टिंग जरूरत नहीं पड़ती थी, बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग नहीं करना पड़ता जिसकी वजह से इसका परफॉर्मेंस फास्टर था, कंपाइल टाइम चेक होता था, फुल टाइम दिया, आई एनेबल का इसमें यूज होता था, डाटा गेट किया, लिंक सपोर्ट बहुत अच्छा था इसके अंदर, बहुत अच्छा है। फॉर ऑल न्यू कोड में हम लोग जेनरिक का यूज़ करते हैं लिखने के लिए, लिस्ट डिक्शनरी स्टैक इसमें इंक्लूड थे, ठीक है। एट लास्ट का समझ देखते हैं। नॉन जेनरिक कलेक्शंस सिस्टम कलेक्शंस वर द स्टैंडर्ड इन .NET 1.0 बिफोर जेनरिक वर इंट्रोड्यूस, दे स्टोर ऑल एलिमेंट एज ए सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट which means they accept any type but require explicit casting and suffer from boxing unboxing overhead। इसके अंदर ग्रेजुअली और बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग होती ही थी, एक्सप्लिसिट कास्टिंग होती ही थी,
ठीक है, इसके बिना आपका कोड डाटा शो नहीं होता था। वाइल दे आर स्टिल प्रेजेंट फॉर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, ऑल न्यू सी शार्प कोड शुड यूज जेनरिक कलेक्शंस फ्रॉम सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक फॉर बेटर परफॉर्मेंस, टाइप सेफ्टी, कंपाइलर एरर एंड डिटेक्शन। अगर आपको बेटर कंपैटिबिलिटी चाहिए तो आप ऑल अपने नए प्रोजेक्ट के अंदर जेनरिक का यूज़ करें, जो आपको बेटर परफॉर्मेंस, टाइप सेफ्टी एंड कंपाइलर एरर डिटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आप कलेक्शंस यूज़ करना चाहते हैं तो आपको जेनरिक चूज़ करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जेनरिक हमें बहुत चीज़ें प्रोवाइड करता है जो हमारे नॉन जेनरिक प्रोवाइड नहीं करता है। नॉन जेनरिक हमारा जो टाइप सेफ्टी, तो पता ही आपको क्यों नहीं टाइप सेफ्टी देता नहीं है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है अनबॉक्सिंग की वजह से भी। तो यही हमारा नॉन जेनरिक है। मैंने आपको कोड के साथ एग्जाम्पल दिए हैं, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।